फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ दो प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न, किस किस बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद तुरंत अपने लैंडिंग रेट भी बढ़ा दिए। दूसरा प्रश्न, बैंक रेट क्या है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है आज की डेट में। दोनों प्रश्नों का उत्तर मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगा। मेरे बहुत से बैंकर साथी मेरे से बैंक रेट के बारे में अक्सर ही ये प्रश्न करते हैं कि सर, ये बैंक रेट क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। हम इसका जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आता है तो उसमें बैंक रेट का उल्लेख ज़रूर होता है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाता है। तो मैंने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पर आधारित आपका ये वीडियो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले रेट्स, जो लैंडिंग रेट्स की क्रोनोलॉजी है वो भी बताऊँगा और उसके पश्चात किस किस बैंक ने तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने लैंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है, किसके, रेपो रेट के बढ़ जाने के बाद। आइए देखते हैं इसकी क्रोनोलॉजी क्या है रेट्स की। बिफोर 1992 बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण रेट अगर था कोई तो वो था बैंक रेट। हमारी लेंडिंग रेट बैंक रेट से ही डिसाइड होते थे, इसी के साथ लिंक्ड थे, सिंक्ड थे और बैंक रेट पर ही आधारित हमारे दूसरे एसेट्स की भी प्राइसिंग होती थी। लेकिन 1992 में एक नया रेट बैंकिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, अब आ गया रेपो रेट। बैंक रेट सीन से आउट, टोटली आउट नहीं हुआ, लेकिन मोर देन 95% आउट हो गया है। रेपो रेट केम इन 1992 एंड देयर आफ्टर, उसके बाद अब हमारी लैंडिंग रेट्स डिसाइड होते हैं, जो रेपो रेट को हम रेफरेंस रेट मान करके डिसाइड करते हैं और हमारे अदर एसेट्स की प्राइसिंग भी इसी रेफरेंस रेट के हिसाब से की जाती है। तो ये रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया और बोरोइंग लैंडिंग उसी हिसाब से रिजर्व बैंक से कॉमर्शियल बैंक्स की होने लगी। लेकिन लैंडिंग रेट के लिए 2010 में एक चेंज और आया, जहां जिस ईयर में BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट इंट्रोड्यूस किया गया 2010, और इसके बाद में 2000 थोड़े दिन बाद ही आ गया बेस रेट। बेस रेट क्यों आया, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। जब हम BPLR पर लैंडिंग करते थे तो बहुत से बैंक उसके काफ़ी नीचे अपने लोन्स में अपने रेट को घटा लेते थे और बहुत बड़ी पार्टीज़ को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप कंपनीज़, बिरला ग्रुप की कंपनीज़, इनमें हम रेट को काफ़ी नीचे ले आते थे, जो RBI नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी प्राइसिंग जितनी आप घटाएंगे उतना मार्केट में इन लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स की बोरोइंग पावर उस समय काफ़ी बढ़ चुकी थी। सो RBI डिसाइडेड कि बेस रेट के नीचे, बेस रेट को पहले इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में और सभी बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए, बेस रेट के नीचे कोई भी बैंक लैंडिंग नहीं करेगा। और फिर चूंकि रेपो रेट बढ़े तो बैंक के लैंडिंग रेट बढ़ जाएं, रेपो रेट घटे तो बैंक के लैंडिंग रेट नहीं घटते थे। यानी रेट ट्रांसमिशन RBI जो डिसीजंस लेता था उसके हिसाब से बोरोवर्स को, कस्टमर्स को उसका बेनिफिट उतना नहीं होता था जितना RBI चाहता था। तो RBI लेकर के आया फॉर द पर्पज ऑफ बेटर ट्रांसमिशन ऑफ दीज रेट इंक्रीजेज और रेट रिडक्शंस।
so that the ultimate borrowers may get the benefits of the reduction. तो नया रेट आया MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR आ गया 2016, और उससे भी आरबीआई को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, पर्टिकुलरली फॉर रेट ट्रांसमिशन। तब उन्होंने 2019 में इंट्रोड्यूस किया EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स। EBLR जब आ गया तब इसमें काफ़ी ट्रांसमिशन में आरबीआई को राहत मिली, और आरबीआई ने ये फील किया कि नाउ दी ट्रांसमिशन इज़ बाय एंड लार्ज ओके, कंप्लीट नहीं। लेकिन जैसे ही अभी 8 जून 2022 का पॉलिसी रिव्यू आया, डिसीजंस पब्लिक में अनाउंस किए गए, रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की गई, और अकॉर्डिंगली जो हमारे पॉलिसी रेट्स हैं दूसरे, जिसमें हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट मुख्य रूप से शामिल हैं, उनमें भी 0.50% से एडजस्टमेंट और प्रॉपर अलाइनमेंट किया गया। इसके तुरंत बाद यानी कुछ बैंकों ने, ICICI बैंक ने अपना IEBLR को तुरंत 0.50% से बढ़ा दिया, बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया तुरंत 0.50%, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, इन लोगों ने तत्काल प्रभाव से, 1-2 बैंक ने 9 जून से और एक बैंक ने 10 जून से, HDFC ने 10 जून से बढ़ाएं, लेकिन सब ने सेम मैग्नीट्यूड में अपने लैंडिंग रेट बढ़ा दिए। एंड रिमेनिंग बैंक्स विल फॉलो द सूट, वो भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। लेकिन इनकी यानी बैंकों की चालाकी देखिए। एज ए बैंकर होने के नाते मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब रेपो रेट बढ़ा तो लैंडिंग रेट आपने 0.50% बढ़ा लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द डिपॉजिट रेट्स? डिपॉजिट के जो आप रेट हैं उन्होंने 0.50% से नहीं बढ़ाया किसी भी बैंक ने। कुछ बैंकों ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया है, कुछ और बैंकों ने भी किया है, लेकिन कितना? 0.10% टू 0.25%। क्यों भाई? अगर लैंडिंग रेट आप 0.50% बढ़ाएंगे तो हमारे डिपॉजिट रेट भी तो इतने ही बढ़ने चाहिए। बैंक के सभी डिपॉजिटर्स से मेरा अनुरोध है, आप खुद एसेस करिए। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 7.79% फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और आपको रेट मिल रहा है इस समय अराउंड 6%, 5.75, 6.10 है, समथिंग लाइक दैट। ऑल बैंक्स, माने सभी डिपॉजिटर्स नेगेटिव टेरिटरी में हैं, उनका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ नेगेटिव ऑन डिपॉजिट्स। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी और एक ऑनेस्टी बैंकर्स को बरतनी चाहिए। भाई डिपॉजिटर्स तो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री की लाइफलाइन हैं, आखिरकार डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा कौन करेगा? ये भी तो सभी बैंकों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैंक रेट के विषय में और बता दूं और फिर मैं अपना ये वीडियो कंक्लूड कर लूँगा। तो बैंक रेट 1992 के पहले बहुत इम्पोर्टेंट था। इसकी परिभाषा हम पढ़ा करते थे। बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI रीडिस्काउंट्स द बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेड बिल्स ऑफ द फर्स्ट क्लास पार्टीज। अब यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। पहला, ये फर्स्ट क्लास पार्टीज कौन सी होती हैं? तो एनी कॉरपोरेट कंपनीज, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये फर्स्ट क्लास पार्टीज में आती हैं। वेल मैनेज्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रेप्यूटेड बिजनेस हाउसेस, ये फर्स्ट क्लास पार्टी। तो RBI इनके बिल्स को जब पहले कॉमर्शियल बैंक डिस्काउंट करता था, और कॉमर्शियल बैंक डिस्काउंट करने के बाद अगर उन्हें बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो RBI के पास जाकर के ये बिल रीडिस्काउंट करा लेते थे, और जो रेट RBI इन पे चार्ज करता था दैट यूज्ड टू बी दी बैंक रेट। अब बैंक रेट के बाद की मैंने पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा दी, बैंक रेट की परिभाषा बता दी,
लेकिन बैंक रेट का आज की डेट में उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग आज की डेट में बहुत ही सीमित उपयोग रह गया है। पेनल्टीज़ इम्पोज करने के लिए होता है, और पेनल्टीज़ कमर्शियल बैंक्स पर कब इम्पोज करता है रेगुलेटर? जब आप उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके निर्देशानुसार अपने रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं। CRR आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए SLR आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स की मेंटेनेंस एज़ पर RBI गाइडलाइंस नहीं करेंगे, एज़ पर RBI नॉर्म्स नहीं करेंगे, तो फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट के लिए RBI 3% प्लस बैंक रेट, विच इज़ कितना है आज की रेट में? 5.15%। तो इफ़ेक्टिव रेट की पेनल्टी का रेट क्या मिल गया आपको? 3 + 5.15 मीन्स 8.15। और अगर आपका ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करता है तो रेट बढ़ जाता है पेनल्टी का, इट बिकम्स 5% प्लस बैंक 5% प्लस बैंक रेट। तो जब आप 5% प्लस बैंक रेट करेंगे तो इफेक्टिव रेट आएगा 10.15%। तो ओनली फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर नॉट मेंटेनिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एज पर RBI नॉर्म्स कमर्शियल बैंक पर, वहाँ बैंक रेट का उपयोग होता है आपके लिए। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना RBI चार्ज करेगा? वो बैंक रेट प्लस 3% फर्स्ट टाइम, एंड इफ इट कंटिन्यूज सो 5% प्लस बैंक रेट। आई होप आपके लिए ये बैंक रेट और इसका पेनल्टी इम्पोजिशन इंटरेस्टिंग होगा। आपसे मेरा अंत में वही अनुरोध, आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स मुझे अच्छे अच्छे ज़रूर भेजें, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।